जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले के बारे में, जो कि कल आया है। इसमें क्या है कि अभी तक क्या होता था कि जो पिता की संपत्ति होती थी, खुदा न खास्ता पिता की मृत्यु के बाद वह संपत्ति पुत्र के अधिकार में जाती थी। मतलब अगर पिता ने वसीयत नहीं की है तो उस संपत्ति का जो मालिकाना अधिकार होता था वो पुत्र के पास होता था, पुत्रियों को उसमें कुछ नहीं दिया जाता था। ये हिंदू सेशन एक्ट के तहत यह नियम था, मतलब HSA 1956 में नियम बनाया गया था, जिसके तहत यह मतलब सिस्टम होता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि अब पिता की मृत्यु के बाद पुत्र व पुत्रियों का, दोनों का पिता की संपत्ति में बराबर अधिकार होगा, चाहे पुत्री विवाहित हो या अविवाहित हो, चाहे पुत्री विधवा हो या कोई भी हो। इसका मतलब क्या कि अब आपकी संपत्ति में आपकी बुआ का भी हक होने वाला है या आपकी बहन का भी हक होने वाला है। तो आज का सेशन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कहां का केस था, क्या कितने इसमें संशोधन हुए, कौन सा एक्ट है, किस एक्ट में संशोधन हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने किस केस की सुनवाई करते हुए अहम फैसला दिया है। आज की इस वीडियो में हम यही सारी चीजें बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पिताजी के संपत्ति में अधिकार से। यानी कि हम सभी पैट्रियार्कल सोसाइटी में जीते हैं। पैट्रियार्कल सोसाइटी मींस कि जिस सोसाइटी में पुरुषों को अधिकार ज्यादा दिया जाता है महिलाओं की अपेक्षा। जैसे कि पिता की संपत्ति में पुरुष का अधिकार होगा, सिंपल सी बात। दूसरी बात कि जैसे बाहर कहीं कोई पंचायत वगैरह का काम होता है, अभी भी हमारे गांव वगैरह में रूरल एरिया में पंचायत वगैरह होती है, जहां पे सरपंच लोग जाते हैं, गांव के आपस का निपटारा जो है सब चीजों का करवाते हैं, वहां पे पुरुष जाते हैं। ये सब पैट्रियार्कल सोसाइटी के उदाहरण है, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब खुदा न खास्ता अगर इस सोसाइटी में किसी भी पिता की, या हिंदू समाज में या हिंदू सोसाइटी में किसी भी पिता की मृत्यु होती है और अगर उस पिता ने अपनी वसीयत नहीं लिखी है। अब वसीयत शब्द से आप सभी परिचित हैं, आप सभी कहीं ना कहीं टीवी शोज में, फिल्मों में देख चुके हैं कि पिता लिख के जाता है कि मेरी संपत्ति के मालिक मेरा ये पुत्र, ये इतना, ये करके ऐसे करके वो लिख के जाता है कि मेरे मरणोपरांत मेरी संपत्ति इन इतने इतने लोगों में इस प्रकार से बांट दी जाए। या कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी संपत्ति डोनेट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें वसीयत कहलाती हैं, है ना। तो अगर किसी पिता ने अपनी संपत्ति को वसीयत नहीं की है, उसके बाद अगर उसकी अचानक या किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो जो उसकी संपत्ति थी वो हिंदू सेशन एक्ट के तहत, यानी कि HSA 1956 एक्ट के तहत पुत्रों को दी जाती थी। ये भारतीय संविधान के एक एक्ट बनाया गया था 1956 में, 1956 ईस्वी में। तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। ये 1956 ईस्वी में एक हिंदू सेशन एक्ट यानी कि HSA बनाया गया था। इस एक्ट के तहत पिता की संपत्ति अगर पिता वसीयत नहीं लिखता है तो पुत्रों को दी जाती थी, नॉर्मल। ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि शायद कोर्ट को लगा या किसी भी मायने में कोई केस आया होगा उस समय, पुराने समय में, इसमें एक संशोधन हुआ सन 2005 में। तारीख थी 9 सितंबर सन 2005। ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक बात को। तारीख थी 9 सितंबर सन 2005। उस तारीख को कोर्ट को लगा या सरकार ने कुछ इसमें अमेंडमेंट किया, यानी कि संशोधन किया। वह संशोधन क्या था, इस बात को जानने से पहले फिर वही एक बात मैं बताता हूं कि 1956 के कानून में क्या था कि पिता की संपत्ति का अधिकार सिर्फ पुत्र को होता था। लेकिन 2005 में कोर्ट ने क्या कहा कि ऐसा नहीं है, पिता की संपत्ति में पुत्री भी बराबर की हिस्सेदार होगी। बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन वह उसी दिन से लागू हुआ, मतलब वह जो एक्ट था, अमेंडमेंट था, वह उसी दिन से लागू हुआ। मेरी इस बात को ध्यान से समझते चलिएगा। 9 सितंबर 2005 को उस संशोधन में मतलब उस अमेंडमेंट में एक संशोधन हुआ उस एक्ट में। कौन से, 1956 में जो बना था HSA, यानी कि हिंदू क्या बोलते हैं उसको, अरे हाँ, HSA एक्ट जो था 1956 में बना था, उसमें एक संशोधन हुआ
जिसमें क्या कहा गया कि अब से पिता की संपत्ति में पुत्री बराबर की हकदार होगी अगर पिता ने वसीयत नहीं लिखी है तो। लेकिन वह फैसला 2005 मतलब 9 सितंबर 2005 के बाद मरने वाले पिता के लिए लागू हुआ था। मतलब वो जब सुधार हुआ कानून में, उसके बाद जो मरेगा उनके लिए सिर्फ लागू हुआ था। उससे पहले जो मर चुके हैं पिता, उनके लिए वह कानून लागू नहीं हुआ था। ये बात क्लियर ना? मतलब 9 सितंबर 2005 से पहले जो पिता मरे थे या उनकी पुत्री को जो जायदाद मिलनी थी वो नहीं मिलेगी। 2005 के बाद जो मरेंगे उनके पिता की संपत्ति में पुत्रियों का बराबर हक होगा। ये अपनी बात क्लियर। ये ऐसे फैसला चला आया 2020 तक। 2020 में अचानक सुप्रीम कोर्ट को लगा क्या कोई केस चल रहा होगा, अभी मैं उस केस के बारे में भी डिस्कशन करने वाला हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ऐसा नहीं है। जब से ये कानून बना, यानी कि HSA हिंदू सेशन एक्ट जब से बना 1956 से, यानी कि 1956 ईस्वी में एक्ट बना था, ये जो पुत्रियों को अधिकार मिलना चाहिए, पुत्रियों को पिता की संपत्ति में जो अधिकार मिलना है, ये वहीं से होना चाहिए था। जब से ये एक्ट कानून बनाया गया था, ये सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सुधार करने की कोशिश की कि आखिर तब जिनके पास पुत्री नहीं, मतलब पुत्री ही पुत्री नहीं होगी, जैसे सपोज कीजिए कभी कभी पिता के पास जो है बेटी नहीं, पुत्र नहीं होते हैं, तो उनकी पुत्रियों को संपत्ति नहीं मिलना था पुराने समय में। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2005 के बाद तो सुधार किया। क्या उसके पहले कोई पिता ऐसा नहीं रहा होगा जिसके पास पुत्र ना हो? तो उसकी पुत्री को क्या जीने का अधिकार नहीं है? मान लिया खुदा न खास्ता कोई पिता अल्पायु में उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी पुत्री का क्या हाल होगा फिर उस समय? बाकी उसकी संपत्ति जो है उसके चाचा और भाइयों में चली जाती थी। पुराने समय में अगर कोई पिता मर जाता था, उसकी संपत्ति जो है उसके चाचा और चाचा के बेटों में चली जाती थी, तो उसमें उसकी पुत्री का क्या हाल रहा होगा? इसी सिस्टम को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो ये टाइम लिमिट रखी गई थी ना 2005 के संशोधन में, कि 2005 के बाद जिसकी मृत्यु होगी वह इस कैटेगरी में आएगा, इसी टाइम लिमिट को करके 1956 कर दिया। यानी कि 1956 ईस्वी से पहले, मतलब 1956 ईस्वी के बाद जितने पिता की मृत्यु बिना वसीयत किए हुई है, उनके संपत्ति में पुत्री और पुत्र का बराबर हिस्सा दिया जाएगा। बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? यह 2020 में नियम मतलब संशोधन किया गया। जो 1956 में जो कानून बना, जो एक्ट बना, उसमें 2 बार संशोधन हुए थे। एक 2005 में जो मैंने आपको बताया, एक 2020 में जो भी मैंने आपको बताया। लेकिन एक केस चल रहा था तमिलनाडु का। तमिलनाडु के एक केस में क्या हुआ कि एक पिता थे जिनकी सिर्फ एक ही पुत्री थी। उनमें उनकी अचानक या किसी भी प्रकार से एक पुत्री होते हुए मृत्यु हो गई। फिर जाहिर सी बात है नियम के आधार पर उनकी जो संपत्ति है वह चली जानी थी उनके चाचा और चाचा के बेटों के हाथ, जैसा कि हुआ और चली भी गई। फिर उनकी पुत्री के भी पुत्र हुए, यानी कि अपने नाना की संपत्ति पर पुत्र ने अपना अधिकार मांगना स्टार्ट किया कि अब हम क्या करें, कहां क्या करें, मतलब कहां क्या खाएं, कहां रहें। इस कंडीशन में उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील दायर की। उन्होंने कहा देखिए सर, ये एक्ट है, इस एक्ट के तहत आपका कोई अधिकार नहीं है। फिर उन्होंने वो केस जो है मद्रास हाई कोर्ट में दायर किया। मद्रास हाई कोर्ट ने भी कहा कि देखिए ये एक्ट बना हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप जो है आपका अधिकार इसमें नहीं बन रहा है। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक यह बात पहुंचाई। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा सुनो, हमें इसके बारे में जानकारी जुटाने दो। जितने लोग भी इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो सब आओ, मतलब बड़े बड़े विद्वानों, पंडितों, सभी को बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद में क्या हुआ कि जानकारी ली गई कि आखिर ये एक्ट कहां से बना। तो याज्ञवल्क्य मिसबीरा करके कुछ था, उसी नामक फेमस बुक थी, उसी बुक को सुप्रीम कोर्ट ने अध्ययन किया। फिर अपना अहम फैसला सुनाया कि देखो ऐसा करते हैं कि आजादी से लेकर अभी तक ये टाइम लिमिट जो थी वो 1956 तक थी, है ना। लेकिन ये जो लोग अधिकार मांगने सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे तमिलनाडु के, इनके पिता की मृत्यु 1949 में हुई थी, यानी कि आजादी के 2 साल बाद 1949 में। इसलिए ये उस टाइम लिमिट में नहीं आ रहे थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ऐसा करो, आजादी के बाद से जितने लोगों की मृत्यु हुई है बिना वसीयत किए, उनकी संपत्ति पर उनके पुत्र और पुत्री का बराबर अधिकार होगा। आप समझ पाए ये कितनी खास निर्णय, कितना अहम निर्णय उस समय लिया गया है। इस समय
तो अब आप सभी के मन में एक शंका जनरेट हो रही होगी कि क्या सर अब हमारी संपत्ति में हमारी बहन सिस्टर भी हिस्सेदार होंगी, उसके बाद में क्या हमारी संपत्ति में हमारी बुआ जी भी हकदार होंगी? तो जी हाँ, आपकी संपत्ति में आपकी बुआ का भी हक होगा। लेकिन अब आप यहाँ एक पॉइंट जो आप सभी के मन में चल रहा होगा इस समय, हक तो होगा लेकिन उस कंडीशन में जब आपके पिता ने वसीयत ना की हो। तो आपके मन में एक और क्वेश्चन हुआ कि क्या बुआ, सपोज कीजिए मेरी बुआ या मेरी सिस्टर की डेथ हो गई है, तो उस कंडीशन में मेरी जो प्रॉपर्टी होगी, क्या मेरे बहन या पति या बुआ के परिवार वालों को यानी कि ससुराल वालों को मेरी संपत्ति जाएगी? नहीं, आपके पिता की जो संपत्ति है वो आप और आपके बुआ तक ही सीमित है। यहां तक कि आपके बुआ, जब तक आपकी बुआ जीवित हैं, उस संपत्ति को जिसे चाहे दे सकती हैं, बेच सकती हैं। लेकिन यदि आपके बुआ ने अपनी संपत्ति को बिना बेचे हुए या बिना वसीयत किए हुए आपकी बुआ या सिस्टर की मृत्यु हो जाती है, उस कंडीशन में आपकी संपत्ति पुनः आप ही के पास वापस आएगी, यानी कि पुनः आप भाइयों के पास और आपके पुत्रों में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, ना कि बुआ के पुत्रों में वो संपत्ति जाएगी या फिर बहन के पुत्रों वगैरह में, उनकी पीढ़ी में वो संपत्ति नहीं जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? ये कुछ रूल्स इसमें बनाए गए हैं, जिन सभी रूल्स को आप सभी को जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी बुआ की मृत्यु के बाद वह संपत्ति आपके पास वापस आएगी, ना कि बुआ के अग्रजों में जाएगी, बुआ के संतानों में वो डिस्ट्रीब्यूट आगे होती चली जाएगी। वो आप ही के पास आएगी जब तक कि आपकी बुआ ने उस प्रॉपर्टी को बेचा ना हो या फिर उस प्रॉपर्टी को किसी के नाम, दूसरे के नाम लिख ना दिया हो। बात समझ पा रहे हैं? तो ये बहुत ही अहम फैसला था। तो ऐसे में क्या होगा कि आप सभी कह रहे होंगे कि तब फिर तो बहन भाई का रिश्ता ही खत्म हो जाएगा, बहुत से बहन भाई आपस में टकराएंगे। तो ये अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपकी मानसिकता ही गलत है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी के लिए बहन भाई का रिश्ता खराब कर रहे हैं तो ये बहुत ही दुष्विचार वाली हीन भावना है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि सरकार के पास बहुत प्रॉपर्टी है। ये ताजमहल, ये इंडिया गेट क्या कभी सरकार ने बनवाया था? नहीं, ये भी किसी आदमी ने अपने लिए बनवाया था। शाहजहां ने अपने लिए बनवाया था। आज शाहजहां के पास ताजमहल है? नहीं, ये सरकार के पास है। जो कमाई उससे आ रही है सरकार ले रही है। तो कोई कुछ लेके नहीं जाता है संसार में, आप मानना ही तो है। एक मानसिक संतुलन अपने आप को देना है तो आप पूरे संसार को अपना मान लीजिए कि पूरी संसार मेरी प्रॉपर्टी है। मानने में क्या जाता है? और आने वाले समय में इस रूल के तहत वकीलों की कमाई अच्छी होने वाली है, क्योंकि कोर्ट में केस बढ़ने वाले हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया है और इस निर्णय के तहत बहुत से केस अब इस समय जो है चलने वाले हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आप सभी को पसंद भी आई होगी और सबसे बड़ी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।